मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार से मुतालिक बड़ी हैरान कुन और गैर मामूली खबरें ये सामने आ रही हैं। आपके इल्म में है कि शाम के वज़ीर ख़ारजा ने 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा किया और इसके अंदर बड़ी एक अहम स्टेटमेंट वो देकर चले गए हैं जो मौजूए बहस बनी हुई है। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही एक गैर मुल्की सफारत खाना है, नाम अभी सामने नहीं आ रहा, इसने अपने मुल्क को एक असेसमेंट, एक रिपोर्ट जो है वो भेजी है। उसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात की गई है और मक्का दिफाई एग्रीमेंट के हवाले से भी बात की गई है। ये पूरी रिपोर्ट मुमकिन तौर पर क्या कहती है वो चीज भी हमने आपके सामने रखनी है। और सबसे बढ़कर यह है कि इजराइल इस बात का जायजा ले रहा है कि कैसे हम तुर्की का मुकाबला करें और एक ऐसी सूरत के अंदर मुकाबला करें कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो एक्टिव भी ना हो और तुर्की और इजराइल आमने सामने भी आ जाएं। तुर्की को हम कैसे और किस मैदान के अंदर हम नुकसान पहुंचाएं या उसके ऊपर हमला करें, इसके लिए मुशावरत हो रही है। साइप्रस का नाम भी आ रहा है, सीरिया का नाम भी आ रहा है। ये कौन सा इदारा ऐसी खबर दे रहा है, ये तमाम तर वो तफसीलात हैं जो आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने रखनी है। तो आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो शाम के वज़ीर ख़ारजा ने 2 रोज़ा पाकिस्तान का दौरा किया, उनकी क्या मसरूफियात रही, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, जब उनके साथ मुलाकात हुई है तो एलामिया क्या निकल कर सामने आया, ये मैं पहले एक एक करके पढ़कर आपके सामने रखता हूँ ताकि मज़ीद सूरत हाल का आपको अंदाज़ा होता जाए और हम मज़ीद इसी को लेकर बात को आगे भी बढ़ाएंगे। मामला ये हुआ कि शाम के वज़ीर ख़ारजा और अमूर तारिकीन वतन असद हसन अल शेबानी ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा 19 से 20 अगस्त 2026 तक किया। ये दौरा गुज़िश्ता तकरीबन 19 सालों में किसी भी शामी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का पहला दौरा था। इससे पहले 2007 में गालिबन जो शाम के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन अब ये 19 सालों के बाद दोबारा हो रहा है। अच्छा हुआ क्या कि शेबानी आला सतह सरकारी वफ्द की सरबराही में बुध की रात इस्लामाबाद में पहुंचे थे। उन्हें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर बुलाया गया था। उनकी आमद पर वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने उनका इस्तकबाल किया। उनकी किन शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने सदर अहमद अल-शरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूरिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत को दोहराया और गोलान की बुलंदियों पर शाम के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान भी किया। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली, सियासी, दिफाई, तिजारती, सरमायाकारी, तालीमी और इंसानी वसाइल के शोबों में तावन बढ़ाने पर जोर दिया। सदर अल-शरा को पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई। शेबानी ने सदर अल-शरा के पैगामात पहुँचाए। शाम में सियासी मुंतकली और तामीर नो की कोशिशों की ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान के मुसलसल ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ जो मुलाकात हुई उसमें क्या एलामिया निकल कर सामने आया। वज़ारत ख़ारजा में वफ़दी सतह की तफसीली मुज़ाकरात होती है। दोनों फ़रीक़ों ने 2 तरफ़ा भाईचारे के ताल्लुकात को दोहराया और बाहिमी मुफाद के शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, फ़लस्तीन, गोलान हाइट्स, अफ़गानिस्तान, जनूबी एशिया और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अब आप कहेंगे कि मिडल ईस्ट की सूरत हाल की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये सीरिया के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान के साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो ये भी एक बड़ी एक गैर मामूली और छुपी हुई चीज़ है। ये याद रखिए कि अहमद अल-शरा का ताल्लुक किस बैकग्राउंड, किस पस मंज़र में था। उनका ताल्लुक भी एक तंजीम से था, एक ऐसी तंजीम जिसके ऊपर खुद अमेरिका ने पाबंदी लगा कर रखी हुई थी और खुद अहमद अल-शरा के सर की कीमत जो है वो मुकर्रर कर रखी थी। और अफ़गान तालिबान का भी उसी तंजीमी सेटअप के साथ एक स्ट्रक्चर है। और आपको ये याद होगा जब पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई हमले अफ़गानिस्तान के ऊपर किए गए थे तो अहमद अल-शरा जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को टेलीफोनिक राबता किया था और ये कहा था कि हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आप अफ़गानिस्तान के ऊपर ज़रा सा हाथ होला रखें, यानी कि मैं अपनी इस्तिलाह में बात कर रहा हूँ, तो इनके साथ ज़रा मामलात को हल करें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अफ़गानिस्तान और सीरिया का एक नज़रियाती तौर के ऊपर और एक तंजीमी तौर के ऊपर एक राबता है जिसका अहमद अल-शरा के बैकग्राउंड से भी ताल्लुक है और अफ़गान तालिबान तो ज़ाहिर है मौजूदा सेटअप में भी उसी तरह बरकरार है। तो इसीलिए जो सीरिया के वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ जब मुलाकात की है तो अफ़गानिस्तान को भी डिस्कस किया गया। अच्छा, मज़ीद क्या हुआ? शेबानी ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का खैर मकदम किया और पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार की तारीफ की। अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकात होती है। एलामिया क्या आया सामने? ये रावलपिंडी में मुलाकात होती है। इलाकाई सिक्योरिटी माहौल, बाहिमी मुफाद के अमूर और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत होती है।
दोनों अतराफ ने दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में रवाबित में वुसअत देने के आज़म का इजहार किया। इसके अलावा शेबानी ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के इलाकाई अमन में किरदार की तारीफ भी की। दीगर मुलाकातें पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ भी उनकी मुलाकात होती है और पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत जाम कमाल के साथ भी मुलाकात उनकी होती है। अब इसके अंदर जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई है वो सबसे अहम है, जो सीरिया के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से की गई। वो क्या है, इसके अंदर ये चीज़ सामने आती है कि मक्का मुआहदा, जो कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शमूलियत के बारे में जो शाम के वज़ीर ख़ारजा वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस्लामाबाद में क्या कहते हैं, ये सुनिएगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शेबानी ने कहा कि सूरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान 7 अगस्त 2026 को तय पाने वाले मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर गौर कर रहा है। इस मुआहदे के तहत किसी एक रुकन पर मुसल्लह हमले को तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। उनके अल्फाज क्या थे, वो ये थे, जहां तक मक्का मुआहदे का ताल्लुक है, हमने इसे दीगर ममालिक की तरह देखा है और समझते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के अहम ममालिक हैं। बिलाशुबा हम अपने इख्तियारात पर गौर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास इस इत्तेहाद में शामिल होने या ना होने का कोई फैसला नहीं है, यह मुस्तकबिल के लिए महफूज कर लिया गया है। उन्होंने इस मुआहदे का खैर मकदम भी किया। यह बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई जब खित्ते में कशीदगी है और सीरिया के ऊपर इजराइल ने हालिया तौर पर हमला भी किया। इसके अलावा शेबानी ने इजराइल को यह हक देने से इनकार किया कि वो सूरिया के इत्तेहादियों का तयन करे और तुर्की के साथ ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के साथ ताल्लुकात के बारे में उन्होंने कहा कि पहले ईरान को सूरिया और उसके अवाम के साथ अपने माजी के किरदार का एतराफ़ करना होगा। ये अल्फाज बड़े अहम है। ये किस पे राही में मैं इसका पस मंजर रख देता हूँ। पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं एजाज सैयद, उन्होंने सीरिया के जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ जब इंटरेक्शन हो रहा था मीडिया का, तो उन्होंने ये सवाल किया सीरिया के वज़ीर ख़ारजा से कि पाकिस्तान का तो एक उभरता हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर एक किरदार है, पाकिस्तान ने तो सालसी और पैगाम रसानी का किरदार अदा किया है, ईरान और अमेरिका के दरमियान दोनों को एक साथ ला कर बिठाया है, तो आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना भी चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन होगा कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान ईरान के साथ आपके ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे, बेहतर करे, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उनकी तरफ से यानी कि सीरिया के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ईरान को पहले ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि ईरान ने जो सीरिया की आवाम के ऊपर जुल्म ढाए हैं, पहले वो उनका एतराफ़ करे, उनका अजाला करे, तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये उन्होंने इस पैराहे के अंदर कहा कि बशार अल असद जिसकी हुकूमत थी सीरिया के इस मौजूदा सेटअप के बकौल के उस सेटअप को बचाने के लिए ईरान ने उनका मुकम्मल साथ दिया, और जो बशार अल असद अपनी आवाम के ऊपर जुल्म ढाता था बकौल इनके, तो वो जो है ये सारे के सारे जो जिम्मेदारी थी ये ईरान के ऊपर भी आती थी। उस पैराहे में बात की जा रही है कि ईरान पहले उन चीज़ों का अजाला करे, एतराफ़ करे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो मक्का जॉइंट डिफेंस के वाले से उन्होंने बात की कि इजराइल को यह हक नहीं पहुंचता कि वो शाम के इत्तेहादी कौन से हों कौन से नहीं, वो ये तय करे। ये एक मेरी नज़र में एक गैर मामूली स्टेटमेंट है, वरना ये तवक्को ये की जा रही थी कि शाम शायद इस हद तक मौजूदा सेटअप के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करवाई, अहमद अल शरा की, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के ऊपर से कुछ पाबंदियां हटाई। तो अमेरिका की मर्जी के बगैर ये मक्का जॉइंट डिफेंस के अंदर ये कैसे आएंगे, और इस किस्म की स्टेटमेंट भी बहरहाल ये बड़ी एक हैरान कुन जो है ये मानी जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि मक्का डिफेंस पैक्ट के अंदर ये शामिल होते हैं या नहीं होते। ये याद रखिएगा, एक बात जो मैं आपके सामने अभी कहने वाला हूं वो ये कि मक्का दिफाई मुआहदा जब हुआ था, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर तनकीद हुई थी वो इसी बात के ऊपर हुई थी कि ये कैसा आपने मुआहदा किया है कि दिफाई नोयत का, कि इसमें वो मुल्क तो शामिल है ही नहीं जिसमें इस खित्ते को रहते हुए ज़्यादा ख़तरात है। जैसे कतर के ऊपर भी हमला हो चुका है, तो कतर को इस एग्रीमेंट के अंदर क्यों शामिल नहीं किया गया, लेबनान को इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, सीरिया को इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि सीरिया के अंदर जो मौजूदा सेटअप है, सभी की एक अपनी अपनी राय है, उसमें बहुत से ऐसे आरा मौजूद है, वो ये कहते हैं कि ये अमेरिका और तुर्की की मनपसंद का एक सेटअप यहाँ पर ला कर बिठाया गया है और बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो। इसमें कोई शक नहीं कि बशार अल असद की हुकूमत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो एक डिक्टेटर था, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा सेटअप के बारे में कहा जाता है कि तुर्की ने इसको ला कर बिठाया और अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट रही। बहरहाल लेकिन फिर भी सीरिया को अपनी सलामती का खतरा तो है ना, तो सीरिया को क्यों नहीं शामिल किया गया, ईरान को क्यों नहीं शामिल किया गया, इराक को शामिल क्यों नहीं किया गया। ये सिर्फ सेलेक्टिव ममालिक ही क्यों हुए और ऐसे ममालिक हुए जिन्हें कोई उस तरह का खतरा भी नहीं है। तो अब अगर सीरिया अगर मक्का दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल हो जाता है
तो ये याद रखिए कि ये बड़ा एक हैरान कुन स्टेप होगा, क्योंकि सीरिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी सलामती को खतरा है, और इजराइल उस हवाले से कह चुका है कि हम सीरिया को मजबूत नहीं देखना चाहते, और ये उसकी जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नैरेटिव है जो वो उसको लेकर चलना चाहता है। तो ये अब देखना ये है कि सीरिया अगर शामिल होना चाहे तो सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों मुल्क को, सीरिया को इसके अंदर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, या एहतियात से काम लेंगे, क्या होगा। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस मरासले का जिक्र मैंने किया आपके सामने इब्तिदा में कि एक गैर मुल्की एम्बेसी के अंदर एक असेसमेंट, एक जायजा रिपोर्ट अपने मुल्क को भिजवाई गई है, इसके अंदर क्या कहा गया ये मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूं। इसमें बताया गया है एक मरासले के मुताबिक कि तीनों ममालिक इस माहदे के साथ करीबी वाबस्तगी के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं, जिससे इसकी सियासी और स्ट्रेटेजिक रसाई में तोसी हो सकती है। फिलहाल इल्हाक की बात की कोई ठोस तस्दीक नहीं हो सकी है। और इसमें इस्लामाबाद में मुकीम एक गैर मुल्की सिफारत खाने ने अपने फॉरेन ऑफिस को एक खुफिया मरासला भेजा है, जिसमें बताया गया है कि आज़रबाईजान, कतर और शाम मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो 7 अगस्त को हुआ, उसके फ्रेमवर्क के साथ करीबी ताल्लुक या शमूलियत के इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। ये एक गैर मुल्की सिफारत खाने ने अपने फॉरेन ऑफिस को ये एक मरासला भिजवाया है कि हम पाकिस्तान में रहकर ये तमाम तर चीज़ें नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कतर के साथ भी इस हवाले से बात कर रहा है, कतर भी पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है, और सीरिया के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी ये कह दिया गया, और मक्का डिफेंस पैक्ट को ये मज़ीद बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। अब आ जाइए सबसे अहम खबर के ऊपर कि इजराइल किस बात का जायजा ले रहा है कि तुर्की के साथ कैसे मुकाबला किया जाए और आर्टिकल जो 5 है नेटो का वो एक्टिव भी ना हो। इस हवाले से इजराइल हायोम की एक रिपोर्ट है, HAYOM के नाम से ये एक इदारा है, इसने एक पूरी रिपोर्ट की है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उर्दू तर्जुमे के साथ मैं पूरे पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इजराइल हायोम की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम ने नेटो के आर्टिकल 5 की तरीक़ाकार और उसके इतलाक़ दायरा कार का तफसीली मुताला किया। यह मुआहदा तुर्की के इलाके की हिफाजत करता है, लेकिन तुर्की की फौज शाम या कब्जा शुदा साइप्रस की जमीन पर जाते वक्त ये तहफ़्फ़ुज़ अपने साथ नहीं लेकर जाती। 18 अगस्त 2026 को इजराइल ने शाम के अबू अल दोहर हवाई अड्डे पर मुबैना तौर पर 8 हमले किए, जिनमें रनवे और फौजी सहूलियात को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान तो रिपोर्ट नहीं हुआ। अबू अल दोहर इदलिब में तुर्की की सरहद से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर वाक़ है। इजराइल ने कहा कि शाम मुतफ़िक़ा सिक्योरिटी स्टेटस को तब्दील करने जा रहा था और तुर्की की फौज की तैनाती की इजाज़त देने वाला था। बावजूद इजराइल की बार बार इंतबाहात के बाद अनकरा ने तैनाती के मंसूबे की तरदीद की। इजराइल ने तुर्की के फौजियों, हवाई जहाज़ों, रडार या फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के आने का इंतज़ार नहीं किया। उसने उनकी वसूली के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे पहले ही तबाह कर दिया जब ख़तरा जड़ पकड़ सकता था। तुर्की के फौजियों की आमद से पहले हदफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उनकी आमद के बाद हमला, तुर्की के जारी नुकसान, जवाबी कार्रवाई, अमरीकी मुदाखलत और नेटो रुकन से तसादुम का खतरा भी पैदा करता है। ये अखराजात हिसाब किताब तब्दील कर देते हैं, ना कि इजराइल के फैसला करने के इख्तियार को। यरूशलेम ने ना सिर्फ आर्टिकल 5 के काम के तरीक़ाकार को समझा है, बल्कि यह भी कहा कि यह कहां कहां लागू होता है। मुआहदा तुर्की के इलाके की हिफाजत करता है। तुर्की की फौजी से शाम या कब्जा शुदा साइप्रस की मट्टी पर इसे अपने साथ नहीं लेकर जाते। अमरीकी सफीर टॉम बैरक ने इस हमले को भी गैर जरूरी करार दिया, जो कि इजराइल की तरफ से किया गया। तुर्की को इंतबा ना मिलने का जिक्र भी किया और मजबूत डीकन्फ्लिक्शन का मुतालबा भी किया। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक इश्तिहार रनवे की तबाही से नहीं, बल्कि उस पर फौजी स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश से हुआ है। अच्छा, मैं ये आगे चलकर आपके सामने रखूंगा नंबर्स कि सीरिया के अंदर तुर्की की अफवाज कितने नंबर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो बात की जा रही है कि इजरायली हायोम की रिपोर्ट के मुताबिक कि इजराइल इस बात का जायजा ले रहा है कि साइप्रस के अंदर क्या किया जाए या शाम के अंदर क्या किया जाए। यहाँ पर नेटो आर्टिकल 5 तो नहीं एक्टिव होगा नेटो का। अब उसके अंदर यह है कि नेटो का आर्टिकल जो 5 है ये तुर्की की ज़मीन की हिफाजत करता है। अगर तुर्की की ज़मीन के ऊपर हमला होता है तो फिर आर्टिकल 5 जो है ये एक्टिव होगा। लेकिन आर्टिकल 5 एकदम से भी एक्टिव नहीं होता। तमाम जो नेटो के रुकन ममालिक हैं ये आपस में मशवरा करते हैं कि एक्टिव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर ये फैसला होगा। लेकिन ये तुर्की की सरजमीन की हद तक है। अब साइप्रस में एक हिस्सा साइप्रस का वो है जहां पर तुर्की का कंट्रोल है, एक हिस्सा वो है जो तुर्की से एक अलग है और उसके इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब साइप्रस के अंदर भी जो तुर्की है उसकी वहां पर फौज है, उसने वहां पर अपने फाइटर जेट भी वहां पर रखे हुए हैं। अब इजराइल इस बात के ऊपर भी गौर कर सकता है कि तुर्की से साइप्रस के अंदर मुकाबला किया जाए या सोमालिया के अंदर भी तुर्की अपना असर और रसूख रखता है। सोमाली लैंड के साथ इजराइल के अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, या सोमालिया के अंदर मुकाबला किया जाए या फिर शाम के अंदर मुकाबला किया जाए। ये तीनों एक ऐसी जगह हैं जहां पर
नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं होता और यहां पर रहकर तुर्की के साथ कशीदगी शुरू की जा सकती है। ये इजरायली हयम की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ जो है ये मैंने आपके सामने रखी है। अब आखिर में मैं तेज़ी के साथ ये चीज़ भी सामने रख देता हूँ कि तुर्की की सीरिया के अंदर अफवाज की इतनी तादाद में मौजूद है। एग्जैक्ट नंबर तो ज़ाहिर है ये हमारे सामने नहीं है, लेकिन बाज़ ज़राए से या आप कह लें कि गैर तस्दीक शुदा जो नंबर्स या मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो नंबर्स बताए जाते हैं वो क्या है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 2026 के जो आदाद शुमार बताते हैं कि 10,000 से 20,000 तक तुर्क फौजी और सिक्योरिटी एहलकार सीरिया के अंदर मौजूद हैं। हालिया अगस्त 2026 तखमीनों में अक्सर 10 से 20,000 का जिक्र मिलता है। एक अहम रिपोर्ट अरब न्यूज़ के मुताबिक शुमाल मगरबी शाम में 20,000 से ज़्यादा फौजी और सिक्योरिटी एहलकार तुर्की के मौजूद हैं। इसके अलावा 10,000 फौजी, लेकिन असल तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है। बशार अल असद के जवाल के फ़ौरन बाद दिसंबर 2024 की कुछ रिपोर्ट्स में तकरीबन 17,000 का भी जिक्र मिलता है। मकामात और तनसीबात क्या है, इसमें बताया जाता है कि तुर्की फौजें तकरीबन 100 से 126 मकामात पर तैनात हैं, 12 बड़े अड्डों के अंदर हैं, 114 मुशाहिदा पॉइंट्स के अंदर हैं और हलब के शुमाल और मशरक़ी जही इलाके के अंदर है। नबा अल इस्लाम की बात की जाती है, इदलिब और इसके गिरदनवा की बात की जाती है। ये मुतादिद इलाके हैं जहाँ पर बताया जाता है कि तुर्की की अफवाज जो है ये सीरिया के अंदर इन मोहतात अंदाजे के मुताबिक मौजूद है। अब ये नंबर्स ज़ाहिर है सीरिया और तुर्की की तरफ से कंफर्मेशन इनकी नहीं है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक माहिरीन यही बताते हैं। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं चीज़ें, और आज का व्लॉग भी यकीनन कुछ लंबा हो गया, लेकिन तफसीलात और मालूमात बहुत ज़्यादा थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।